So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for RRB POs, and I hope this banking interview will be fruitful for all of you. Reason is only one, there are so many students those who are going for commercial parts. तो आज हमारे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमर्स रिलेटेड है, बैंकिंग रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स रिलेटेड है. तो आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू. तो माय टीम इज रेडी. Yes, sir. आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. Okay. So first thing I want to know about you is ASBA. ASBA. Can you explain it? Yes, sir. ASBA. ASBA means application spotted by blocked amount. ये किसके लिए होता है? Applications Spotted spotted by blocked amount. by Blocked amount. block amount. Okay. तो Sir. ये आपको बहुत अच्छे से आता है. Yes, sir. ट्राई कीजिए. बेस्ट ऑफ लक. Thank you, sir. सर ASBA क्या है? मीन्स शेयर की लेन देन होती है, Right. स्टॉक मार्केट में होती है. जब ASBA नहीं था तो तब क्या होता था, मान लो कोई XYZ कंपनी है, उसने अपने शेयर निकाले मार्केट में, तो कोई A एंड B पर्सन है, वो दोनों शेयर परचेज करना चाहते हैं. मान लो कि वो कंपनी ने 10 लाख के शेयर निकाले, A कह रहा है कि मुझे 5 लाख के शेयर चाहिए. Okay. और B कह रहा है कि मुझे 8 लाख के शेयर चाहिए. Yes, yes. तो वो अपनी अपनी एप्लीकेशन सेंड करते थे उस कंपनी के बाद. उसके बाद वो कंपनी अपनी मर्जी से कभी कितना लॉन्ग टाइम ले लेती थी डिसीजन लेने में. Right. उतना टाइम उनकी मनी उसके पास है. हाँ, block तो है. उसके पास चाहिए उसे 10 लाख था, लेकिन 13 लाख है. दैट इज़ नोन एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ओके. ओके. एंड वो यूज़ कर रहा है इस मनी को. और मान लो उसने 2 महीने बाद डिसीजन लिया और उसने कहा कि मैं अपने जो शेयर्स हैं वो बी कंपनी को दे रहा हूँ 8 लाख के, और ए को सिर्फ 2 लाख के दे रहा हूँ, बाकी के 3 लाख के नहीं दे रहा. तो मीन्स उसने उसका 3 लाख 2 मंथ तक यूज़ किया. तो ए को लॉस हुआ. Loss हुआ, बिल्कुल. अगर वो कहीं और इन्वेस्ट कर देता तो उसको उतना प्रॉफिट मिल जाता, Right. इंटरेस्ट मिल जाता. Right. तो इसलिए जो किया है, मतलब शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट कम होने लगा था हमारे इंडिया में. तो इसके लिए क्या है कि 2008 में ASBA आया. इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अब डीमैट अकाउंट खुल जाते हैं. राइट. तो डीमैट अकाउंट जैसे सिंपल अकाउंट होता है, अपना सेविंग अकाउंट होता है, बिल्कुल उसी तरह डीमेटलाइज्ड अकाउंट, राइट. होते हैं. हाँ, ये शेयर्स के लिए होते हैं. इसमें किसी के पास कितने शेयर्स हैं वो देखा जाता है. बिल्कुल. ओके. तो इसमें क्या होता है कि अब मान लो कोई कंपनी आई, उसने 10 लाख के शेयर निकाले. वैसे कोई ए एंड बी पर्सन है, ए वांट टू बाय शेयर्स ऑफ 5 लाख एंड बी वांट टू परचेज शेयर ऑफ 8 लाख. तो अब मान लो ए के डीमैट अकाउंट में 15 लाख रुपए थे, तो उसमें से जो 5 लाख हैं वो ब्लॉक्ड हो जाएंगे. Okay. और ऐसे बी के अकाउंट में मान लो 20 लाख थे, तो उसमें से 8 लाख ब्लॉक्ड हो जाएगा. मीन्स वो ये मनी विड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन उसको इस मनी पे इंटरेस्ट मिल रहा रहेगा. और ASBA के आने के बाद अब कंपनीज पे भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि उनको विद इन 45 डेज अपना डिसीजन देना होगा. ओके. अब वो अपने मर्जी से डिले नहीं कर सकते. राइट. तो इससे ए को भी लॉस नहीं हुआ अगर उसका 45 डे बाद डिसीजन आ गया, लेकिन उसको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट तो मिलता ही रहा. राइट राइट राइट. बिल्कुल. तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ASBA आया था. ओके. व्हिच रेट इज नोन एज पेनल्टी रेट? सर बैंक रेट. ओके. कोई भी पेनल्टी लगती है किसी बैंक पे, जो फर्स्ट टाइम पेनल्टी लगेगी तो उसका बैंक रेट प्लस 3% ऑफ NADTL होता है. और अगर उसी बैंक वो फिर भी मतलब अपना कंट्रोल नहीं करता जिसके लिए उस पर पेनल्टी लगी थी, तो दोबारा फिर पेनल्टी लगती है, तो वो बैंक रेट प्लस 5% ऑफ NADTL होता है. तो दिस इज नोन एज पेनल्टी रेट आल्सो. ओके. एंड व्हाट डू यू मीन बाय OMO? OMO इज एक्सप्लेन्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन. ये एक ऐसा मार्केट है यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ बेची और खरीदी जाती हैं. जब गवर्नमेंट को अपनी मनी की नीड होती है तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचती है. Right. और जब मीन्स उसकी नीड खत्म हो जाती है तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ वापस परचेज कर लेती है. राइट. हमने आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछ लिए, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी आपसे हो जाए, राइट? Yes, sir. तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम चांस दें हमारे कलीग को कि वो भी आपसे क्वेश्चन पूछे. आप परमजीत से कोई भी इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फैमिली के बारे में बताइए अभी. We are sir 5 member in our family. Okay. My father is government employed. Okay. My mother is housewife. I have 2 younger siblings. Yes. My sister is pursuing her study in BCA course and my brother is studying in 10th standard. वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. आप बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या है? Sir, my hobbies are to interact with new personalities and watching motivational stuff. ओके. सिंस हम चाहते हैं कि इस सेशन को टेक्निकल रखें ताकि हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले जो बैंकिंग के लिए जा रहे हैं. NDTL मीन्स क्या होता है?
NDTL मीन्स नेट डिमांड एंड टाइम लिबिलिटीज। ओके। ये मीन्स अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, मान लो आज एक बैंक है, कोई भी XYZ बैंक मान लीजिए, उसमें जो डिपॉजिट हुआ है वो 200 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है, Right. और जो लोगों ने विड्रॉ किया है वो 100 करोड़ का विड्रॉ किया है। Okay. जो रिमेनिंग मनी है दैट इज 100 करोड़, उसको NDTL कहा जाएगा। ओके। और कैपिटल मार्केट मीन्स व्हाट? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे शेयर्स का लेन देन मीन्स मेजरली अपन डिस्कस करते हैं। अगर अपने किसी को भी मनी की नीड है, मान लो मैंने कोई कंपनी खोलनी है, तो मेरे पास कुछ अमाउंट है और कुछ अमाउंट की मुझे नीड है। Yes. तो मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ, या तो मैं लोन ले सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि अपने शेयर्स निकाल सकती हूँ। अगर मैं लोन लूँगी तो मुझे एक टाइम के बाद वो लोन वापस करना पड़ेगा। यस, यू हैव टू। सो इट इज़ नोन एज डेब्ट फाइनेंसिंग। तो मीन्स कैपिटल मार्केट को अपन दो तरह से कह सकते हैं, डेब्ट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होगा कि Shares. मैं अपने शेयर्स निकालूंगी। Right. जो मेरे शेयर्स परचेज करेंगे वो मेरी कंपनी में पार्टनर बन जाएंगे। जब भी कोई प्रॉफिट होगा मेरी कंपनी को, तो वो सिमिलरली उनको भी प्रॉफिट होगा। ओके। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेरिवेटिव्स? Sir, derivatives are those things which do not have their own value. They derive their value from other things. Like we can take example of cheese. Okay. It does not have its own value. Its value depend on milk. If Yes. milk is 10 rupees per liter, then its value will be Quality. 50 Yes, yes. rupees per kg. But if milk is 35 rupees per liter, then its value will be 120 per kg. Oh, that's good. The good example you have given. Thank you, sir. Yes, Mr. Any personal question you want to ask? Your weakness? Sir, my weakness is that I want to increase my fluency in English. Oh, you want to develop your fluency. Yes, sir. Okay, although you are speaking in good English, it is not the case. Yes. Can you tell me the difference between depreciation and devaluation? सर, जब किसी मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है पर मार्केट की वजह से डिक्रीज होती है, मींस अपने इंडिया की मान लो मनी है तो सिर्फ इंडिया पे तो डिपेंड नहीं है, ये Right. पूरा ग्लोबली डिपेंड होता है। तो मार्केट की वजह से जब उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको डेप्रिसिएशन। Okay. लेकिन जब कोई कंट्री अपनी मनी की वैल्यू खुद डिक्रीज करती है Right. तो उसको डीवैल्यूएशन करते हैं। Okay. जैसे कि रिसेंट चाइना कर रहा है और USA ने उसे कहा है कि ये उसको एक नाम भी दिया है कि ये करेंसी मॉनिपुलेटर है Okay. चाइना, क्योंकि वो Okay. खुद अपनी वैल्यू डिवैल्यूएट कर रहा है। Right. ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा सके। Okay. वैसे तो हमने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर टेलीफोन कोर्सेज के स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरव्यू किया है, यस सर। तो आपने उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा लगा आपको? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा लगता है उनको कि टेलीफोन कोर्स कैसा होगा, क्या होगा, तो आपकी क्या राय है उसके लिए? नो सर, इट इज़ वेरी गुड। ओके। जो मतलब यहाँ आना नहीं पॉसिबल है जिनके लिए, Okay. उनके लिए टेलीफोन कोर्स इज ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन। आपने उनका सेटिस्फेक्शन लेवल देखा है यस कि सर, जो लोग हमसे कोर्सेज कर रहे दे आर हैं? वेरी सेटिस्फाइड। ओके। चलिए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिस्कल डेफिसिट? सर, फिजिकल डेफिसिट मींस अपने जो डेफिसिट हुआ है टोटल जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है, जो टोटल उसकी इनकम है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको फिजिकल डेफिसिट कहेंगे। राइट। बट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो हर तरह से जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है सब कैलकुलेट करेंगे। पर जो इनकम की बात करेंगे, जो सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम रेवेन्यू इनकम होती है उसको काउंट करेंगे। ओके। इसमें ये नहीं काउंट करेंगे जैसे गवर्नमेंट कहीं चीज़ें बेच के जो पैसे अर्न करती है उन चीज़ों को काउंट नहीं किया जाएगा। ओके। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? सर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। Okay. दैट इज प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी इकोनॉमी एंड टर्शियरी इकोनॉमी। प्राइमरी इकोनॉमी जो चीज़ें अपने को डायरेक्ट मिलती हैं, राइट। जैसे कि वीट हो गया। सेकेंडरी मार्केट इज दैट जिसके लिए कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर होगा, राइट, बिल्कुल। मीन्स वीट से आगे बिस्किट बन गया जैसे। राइट। एंड टर्शियरी मार्केट जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वेरी गुड। तो आपके हिसाब से कौन सी इकोनॉमी हमारी जीडीपी को इंक्रीज कर सकती है? सर, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। व्हाई? क्योंकि सेकेंडरी मार्केट जैसे जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा Right. कंपनीज आएंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो अपने जीडीपी भी बढ़ेगी। ओके। आपने एफडीआई सुना होगा और एफआईआई भी सुना होगा, Yes, क्या sir. डिफरेंस क्या है? सर, एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफआईआई मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एग्री। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जब कोई बाहर की कंपनी अपनी इंडिया की कंपनी में अपने शेयर्स खरीदती है
और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके अपनी कंपनी खोलती है, Okay. लेकिन जब FII होता है तो जो कंपनी परचेज कर रही है शेयर, उसकी जो वैल्यू है हमेशा 10% से कम होनी चाहिए जो उसका टोटल अमाउंट है। लेकिन जब FDI है वो हमेशा 10% से ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि मेजर पार्ट जो फॉरेन कंपनी है उसका ही होता है। ओके। और आपको मालूम है FII जो है वो इंस्टीट्यूशन सप्लाई होती है और उसका जो मनी है उसको हॉट मनी कहा जाता है, क्योंकि एनी टाइम दे कैन विड्रॉ देयर मनी। Yes. बट FDI इतनी जल्दी नहीं आसानी से जा सकता। मीन्स कोई कंपनी अपने यहाँ एस्टेब्लिश्ड की है हाँ, जैसे ज़्यादा किसी ने स्टेबिलिटी इंडिया में, FDI की। हाँ। एग्री। ओके। आर्बिट्रेज ये क्या होता है? सर आर्बिट्रेज मीन्स we can purchase some things from a cheap market and sell in the higher cost market. ओके। लेट वी एज्यूम एग्जांपल कि मैं एक फ्रूट सेलर हूँ। Right. मैंने फ्रूट परचेज किया एक Okay. सुबह जैसे मंडी वगैरह लगती है वहाँ से, तो मेरे को एप्पल मिला मीन्स 50 रुपीज़ पर केजी, Right. पर मैं अपनी शॉप पे जाके उसको 70 केजी पर बेच रही हूँ। Right. तो दैट इज आर्बिट्रेज। ओके। बाईबैक्स ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं? सर बायबैक ऑफ शेयर से मतलब है कि अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए शेयर्स को वापस खरीदना। मीन्स अगर एग्जांपल लें तो जब RBI एस्टेब्लिश्ड हुआ था तो गवर्नमेंट का शेयर इसमें सिर्फ 10% था, Okay. बाकी सारा प्राइवेट का था। तो उसको एस्टेब्लिश करने का फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट के हिसाब से सब कुछ कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या धीरे धीरे अपने शेयर परचेज करने स्टार्ट कर दिए प्राइवेट कंपनी से। Okay. एंड इन 1949 RBI बिकम द वुली गवर्नमेंट ओवन ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन किया गया था एंड इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब किया गया इसका नेशनलाइजेशन? 1949 में। ओके। RBI के बारे में आप और क्या जानती हैं? सर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इट इज़ आल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक। Okay. इट आल्सो कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी राइट। टू मेंटेन कैश फ्लो इन अवर कंट्री। राइट। RBI एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1935 में। Okay. RBI एक्ट पास हुआ था 1934 में। गुड। जब ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था तो इसके हेडक्वार्टर थे कोलकाता में, बट आफ्टर दैट इन 1937 दे वर शिफ्टेड टू मुंबई। ओके। RBI has 4 governors, in which one is M.K. Jain, B.P. Kanugo, and N.S. Vishwanathan. One seat is vacant because Viral Acharya has resigned recently. इसकी कमेटी के बारे में, मेंबरशिप के बारे में आप जानते हैं कुछ? मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी। हाँ, जो ये लागू करता है मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी कुछ कमिटीज़ होती हैं, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी के 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 3 RBI के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। RBI के मेंबर्स का नाम बता सकते हैं आप? RBI मेंबर्स होते हैं, एक तो गवर्नर होता है जो कि Okay. अपना शक्तिकांता दास है, राइट। एंड वन इज डिप्टी गवर्नर। ओके। जो डिप्टी गवर्नर है वो एट प्रेजेंट एंटरिम है BP कानू को, क्योंकि पहले विरल आचार्य थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो रिसेंट जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज आई हैं उनको BP कानू को ने लीड किया है। ओके। एंड द थर्ड वन इज चेयरमैन ऑफ सम कमेटी, आई डोंट नो। नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आपको नॉलेज है इतना, दैट इज इनफ। हेजिंग मीन्स क्या होता है? हेजिंग हैजिंग मीन्स आपने कहीं इन्वेस्ट करना है तो एक जगह इन्वेस्ट करने की जगह आप अपनी मनी को डिवाइड करके अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो ताकि आपको लॉस ना हो। मीन्स मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने सारे मनी जो भी मेरे पास सेविंग थी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दी, अब वो कंपनी फेल हो गई तो मेरा बहुत लॉस हुआ। अगर इसकी जगह मैंने डिवाइड करके अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो एटलीस्ट एक फेल हुई, बाकी तो फेल नहीं हुई, तो मेरा लॉस उतना नहीं होता। राइट। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है? सर स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ओके। हर चीज़ के लिए अपने को प्लेटफॉर्म चाहिए। Right. अब मान लो कि मुझे फ्रूट सेल करने हैं तो ये तो नहीं कि मैं स्कूल में जाके सेल करूँगी, तो उसके लिए मेरे को फ्रूट मार्केट में जाना होगा। Right. अगर कोई टीचर है उसको टीच करना है तो ये तो नहीं कि वो रेलवे स्टेशन पे जाके टीच करना शुरू कर देगा, उसके लिए स्कूल और कॉलेजेस होते हैं। उसी तरह शेयर मार्केट में अगर अपने को शेयर और बेचने और ख़रीदने हैं तो उसके लिए एक स्पेशल जगह होती है, उसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। Okay. जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था अपनी यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। Okay. और एशिया का जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। राइट। एंड इवन इट इज़ इंडियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। ओके। बट इन 1992 सेबी रियलाइज्ड दैट कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक अकेला स्टॉक एक्सचेंज है तो वो अपनी ऑटोनॉमी चला रहा है। So RBI has established another stock exchange, that is National Stock Exchange, in 1992. ओके। क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं डेब्ट और इक्विटी में?
सर डेब्ट मीन्स वही आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी बट आई कैन अगेन एक्सप्लेन इट। डेब्ट मीन्स जब भी आप कोई मनी ले रहे हो, Right. आपको मनी की नीड है, अगर आप लोन लोगे तो दैट इज डेब्ट Debt. फाइनेंसिंग, और अगर अगर आप आपने shares शेयर launch निकाल करे। दिए तो वो इक्विटी फाइनेंसिंग। वेरी टर्म रेपो से आप क्या समझते हैं? सर टर्म रेपो मीन्स कोई एक बैंक है, आई टेक एग्जांपल ऑफ एसबीआई, उसके बाद पास मनी एक्सेस में है, लेकिन अदर बैंक्स हैं पीएनबी, 2-3 कोई भी बैंक लगा लो। राइट राइट राइट। उनके पास मनी कम है, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं कि हमें कहीं से मनी दिलवा दो। तो Okay. आरबीआई क्या करता है कि एसबीआई की जो मनी है, एक्स्ट्रा मनी है, वो पीएनबी वगैरह को देता है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है ई-कुबेर, ओके वहाँ पे वो बिडिंग करता है। तो जो अलग अलग बैंक हैं वो अपना अमाउंट बताएंगे और बताएंगे कि कितना इंटरेस्ट देंगे। जो भी इंटरेस्ट है वो हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बैंक है कि वो अपना नहीं उसको देगा, और आरबीआई भी उनको अलाउ नहीं करेगा। तो उसमें वो जो एसबीआई की एक्सेस मनी थी वो दूसरे बैंक को प्रोवाइड कर दी जाती है एज ए लोन। अगर कुछ मनी बच जाती है तो उसको नेक्स्ट वीक में लाया जाता है। ओके। हाउ इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड इन आवर कंट्री? अपनी इंडिया में इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है वीपीआई से, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, वैसे 2 होते हैं होलसेल प्राइस तीन, इंडेक्स, 3 कैन यू नेम देम? वन इज Wholesale, retail price, and one is CPI, customer price index, and other third one name I forget. ओके, CPI WPI बड़ा कॉमन है। Yes sir. और आपको लग रहा है कि इस समय WPI हो रहा है कि CPI हो रहा है? इस टाइम WPI है अपनी कंट्री। Are you sure? Yes sir. ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। But Raghuram Rajan has suggested that we have to move to CPI. ओके बिकॉज कि इन्फ्लेशन अपने कस्टमर्स के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए, जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनके हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वो। ओके, पेमेंट बैंक से आप क्या समझते हैं? सर पेमेंट्स बैंक दे आर डिफ्रेंशिएटेड बैंक। ये नॉर्मल बैंक से इनका जो वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो फर्स्ट पेमेंट बैंक था वो एयरटेल पेमेंट बैंक था, जो कि राजस्थान में ओपन हुआ था। ओके, ये आल्सो रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए हैं, जब मीन्स स्मॉल एरिया को डेवलप करने के लिए पेमेंट बैंक खोली जाती हैं। Okay. इनकी ऑथोराइज कैपिटल एट दैट टाइम 100 करोड़ थी। पेमेंट बैंक क्या करते हैं, ये लोन प्रोवाइड नहीं करते। आई हैव ए डाउट अबाउट इट, बट दे लोन प्रोवाइड नहीं करते। क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे बट डेबिट कार्ड इशू नहीं करेंगे। ओके, गो अहेड, आप अच्छे से इस टॉपिक को पहले कर लें, उसके बाद एक्सप्लेन कर लेना। बट पेमेंट बैंक आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यस सर। कॉल मनी से आप क्या समझते हैं? कॉल मनी इज द टर्म मीन्स जब कोई एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले रहा है फॉर 24 आवर्स ओनली, दैट इज कॉल मनी, बट इट इज़ वेरी अनसेफ बिकॉज इसमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। ओके, चलिए फिर अब कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी हम आपसे पूछें। आप Yes, sir. BSc हैं, Yes, तो आगे MSc क्यों नहीं करना चाहते आप? सर MSc करना, अगर मैं आई गो फॉर MSc, आफ्टर दैट आई हैव टू क्लियर नेट इफ आई वांट टू बिकम समथिंग, बट नाउ गवर्नमेंट हैज चेंज इट्स रूल, दे आर आल्सो कंपल्सरी PhD ओके, फॉर सो लेक्चर। आपको हायर स्टडीज से डर लगता है? सर ये तो अच्छी बात डर है। नहीं लगता, मीन्स आई हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट 7 to 8 years मोर, एंड माई फैमिली इज नॉट टू मच स्टेबल दैट दे स्पेंड सो मच मनी ऑन मी। ओके Also PhD is very costly course, ओके so my father can't afford it Okay. because I have 2 younger siblings also. They Okay. also have to do study there. So Okay. I had leave that plan of PhD. Okay. And also if I don't have to do PhD, then there is no use of MSc. जब मैंने ये डिसाइड कर ही लिया था कि अगर मैं MSc भी करूँगी उसके बाद मेरे को कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, तो मेरे को ये लगा कि MSc पे मैं क्यों टाइम मतलब एक्स्ट्रा दूँ, जब जो 2 साल बाद करना है वो आज से क्यों नहीं। ओके, चलिए आपने रियलिटी बताई, दिस इज़ वेल एंड गुड है। और जितने भी क्वेश्चनिंग्स थी बहुत अच्छी थी आपकी, इट इज़ रियली नाइस। और हमें ये बताइए कि आपने जो रूरल बैंक की तरफ रुझान किया, तो रूरल बैंक का आपको मेजर फंक्शंस मालूम है क्या है RRB के? यस सर, बताइए। RRB स्टैंड फॉर रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, जैसे कि इसका नाम है रूरल बैंक्स, तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए Right. वो सेक्टर जहाँ पे बैंकिंग अभी तक पहुँचा नहीं है, वहाँ तक बैंकिंग को पहुँचाने के लिए ओके, उन लोगों को बैंकिंग से अवेयर करवाने के लिए रूरल बैंक्स खोले गए थे। इसके अलावा ये वहाँ लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं ताकि वो कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर सकें। और इसके अलावा मनरेगा वर्कर्स को भी वेजेस यही प्रोवाइड करते हैं।
पेंशन का काम भी करते हैं। वेरी गुड, यू हैव ट्राइड योर वेल, और हमें उम्मीद है कि जितने भी आपने आंसरिंग दिया दे आर सुपर, रियली वी अप्रिशिएट योर कंसर्न, सो इट्स अ राइट टाइम टू गिव हर ब्लेसिंग्स एंड शी विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। ओके, माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक Thank यू you, sir. थैंक यू।